हेलो स्टूडेंट, मैं जयप्रकाश स्वामी आज आपके लिए लेके आया हूँ अगला वीडियो। देखिए आप, पिछले वीडियो के अंदर हमने क्या पढ़ा था? पिछले वीडियो के अंदर हमने ओह्म सिद्धांत पढ़ा था, ठीक है। ओह्म सिद्धांत पढ़ा था कि ओह्म सिद्धांत के अंदर मैंने आपको बताए थे 3 नियम आते हैं। पाउले का अपवर्जन नियम, हुंड का अधिकतम बहुलता का नियम और तीसरा आता है अन+L का नियम, ठीक है। 3 नियम आते हैं। इन 3 नियम के आधार पे हम ये डिसाइड करते हैं कि किस कक्षक की ऊर्जा कम होती है और किस कक्षक की ऊर्जा अधिक होती है, ठीक है। क्योंकि ये हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरने के अंदर बहुत ज़्यादा काम में आता है। चलिए, ये हमने पढ़ लिया था। इसके अलावा अब हमें आगे पढ़ना है जो भी आपके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हैं, परमाणु के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस प्रकार से होते हैं, इनके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ने से पहले मैं आपको एक छोटा सा टॉपिक बताना चाहता हूं। देखिए, हमने पढ़ा था कि अर्धपूरित और पूर्ण पूरित, इन दोनों कक्षकों का जो स्थायित्व है वो बाकी की तुलना में अधिक होता है। जो भी आपके अर्धपूरित होते हैं और जो आपके पूर्ण पूरित होते हैं, इन दोनों विन्यास का स्थायित्व अधिक क्यों होता है? हमने पढ़ा था, जैसे क्रोमियम हमने पढ़ा था, तो क्रोमियम का हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या देखा था? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और 3d क्या हो जाएगा आपका? 3d आपका 4s1 हो जाता है और 3d आपका हो जाता है 5। तो होना तो क्या चाहिए था? 4s में पहले 2 भरे जाने चाहिए थे, फिर d के अंदर 5, 6 ये 4 आने चाहिए थे। विन्यास होना तो ये चाहिए था 4s2, 3d 4, लेकिन विन्यास ये ना हो कि क्या होता है, ये होता है। इसके लिए मैंने आपको रीज़न भी बताया था। इसका रीज़न क्या होता है कि जो d है उसके अंदर टोटल कितने भरे जाते हैं? 10 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। तो जब 5 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर भरे गए तो इसका जो विन्यास होता है वो क्या होता है? अर्धपूरित विन्यास होता है, ठीक है। तो अर्धपूरित विन्यास होने के कारण ये जो विन्यास होता है वो एक स्टेबल विन्यास होता है। तो ये अर्धपूरित विन्यास को हम स्टेबल क्यों मानते हैं, इसके कुछ रीज़न है, वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, कोई भी विन्यास अर्धपूरित होगा, ठीक है। जैसे मान लो ये D5 है, ठीक है, और ये 4s1 है। तो अगर अर्धपूरित विन्यास अगर किसी में होता है तो उस विन्यास को अदर की तुलना में स्टेबल माना जाता है। वो क्यों? क्योंकि ये जो अर्धपूरित विन्यास होता है और वो एक सममित विन्यास होता है, ठीक है। अर्धपूरित विन्यास जो होता है वो एक सममित विन्यास होता है, और जो सममित विन्यास है वो हमेशा से असममित की तुलना में अधिक स्थायी होता है, ठीक है। सममित कैसे हो गया? जैसे मान लो अगर इसमें एक इलेक्ट्रॉन ना होता तो इसको हम असममित विन्यास कहते हैं। मतलब सभी जो कक्षक हैं उनमें समान रूप से इलेक्ट्रॉन भरे हुए नहीं हैं, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन यहाँ हो जाने से क्या हो जाएगा? सभी में इलेक्ट्रॉन समान रूप से भरे हुए हैं, इसलिए हम इसको सममित विन्यास कहते हैं। और सममित विन्यास होगा वो हमेशा से अधिक स्थायी विन्यास होता है, ठीक है। अगली बात करता हूं मैं कि जब ये सममित विन्यास होगा तो सममित विन्यास के अंदर क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन का एक दूसरे में आदान प्रदान होता है, और इस आदान प्रदान से क्या होता है? ऊर्जा रिलीज होती है, ऊर्जा मुक्त होती है। ऊर्जा मुक्त होने का मतलब क्या हो गया? ये जो आपका विन्यास है वो स्थायी विन्यास होगा, ठीक है। ये जो इलेक्ट्रॉन हैं वो क्या करते हैं? एक दूसरे के साथ में इंटरचेंज होते रहते हैं। तो इस इंटरचेंज से क्या होता है? ऊर्जा मुक्त होती है। ये इंटरचेंज कब होगा? जब विन्यास जो होगा वो सममित होगा। अगर असममित विन्यास होता है तो इस प्रकार का इंटरचेंज नहीं होता, नहीं होने से ऊर्जा मुक्त नहीं होगी, ऊर्जा मुक्त नहीं होने से स्थायित्व नहीं आएगा। तो ये 2 रीजन होते हैं जिनके आधार पे हम कह सकते हैं कि अर्धपूरित और पूर्णपूरित जो विन्यास है वो एक स्थायी विन्यास होता है, ठीक है। चलिए,
चलिए अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में। देखिए पहले तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की परिभाषा क्या है। देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम किसे कहेंगे, परमाणु के बाहर जो विभिन्न प्रकार के कक्षक पाए जाते हैं, इन कक्षकों में इलेक्ट्रॉन का जो वितरण है, इस वितरण की व्यवस्था को हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। परमाणु के बाहर जितने भी प्रकार के जो ऑर्बिटल आप देखते हो, जितने भी प्रकार के जो कक्षक हैं, इनमें इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से वितरित होते हैं, तो इस व्यवस्था को हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के नाम से जानते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो लिखना आना चाहिए, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस प्रकार से लिखते हैं, तो देखिए इनका एक क्रम होता है जो हमने कल पढ़ा था पिछले वीडियो के अंदर कि N+L नियम था हमारे पास एक, ठीक है। इस N+L नियम के अनुसार हमने क्या किया था, ऊर्जा के अनुसार कक्षकों को सेट किया था। ऊर्जा के अनुसार जो कक्षक होते हैं वो छोटे से बड़े क्रम में, मतलब जिनकी कम ऊर्जा हो उनको पहले रखा जाता है, जिनकी ज़्यादा ऊर्जा हो उनको बाद में रखा जाता है। कम ऊर्जा किसकी होगी, जिसके लिए N+L का मान क्या होगा, कम होगा, उसको हमें कम ऊर्जा वाला ऑर्बिटल मानते हैं। तो इसके अनुसार हमने एक ऊर्जा का एक क्रम डिसाइड किया था, मैंने आपको बताया भी था ऊर्जा का क्रम किस प्रकार से हम देखते हैं। तो वो क्रम हमें ध्यान में रखना है। वो क्रम अगर हमें पता होगा तो हम अपने आप इसको लिख सकते हैं। देखिए क्रम मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो आएगा 1s, ठीक है, उसके बाद आएगा 2s, 2s के बाद आता है 2p, 2p के बाद में आता है 3s, 3s के बाद में आएगा 3p, 3p के बाद में आएगा 4s, 4s के बाद में आएगा 3d, 3d के बाद में आएगा 4p, ठीक है। तो ये इस प्रकार से क्रम चलता चला जाएगा। अगर आपको कहीं पे डाउट भी लगे कि नहीं ये पहले आना चाहिए या ये पहले आना चाहिए, तो आप N+L नियम के अनुसार देख भी सकते हो। जैसे मान लो मैं अगर इसको पहले लिख दूँ 3d को, 4s को, अब मुझे ऐसा हो गया कि पता नहीं 4s पहले आएगा या 3d पहले आएगा, तो इसको मैं निकाल के देख भी सकता हूँ। देखिए इसके लिए आप N+L जोड़िए, 3 + d के लिए L का मान कितना होता है 2, तो ये कितना हो गया 5। इसके लिए आप जोड़िए 4 + 0, तो ये कितना हो गया 4। तो मतलब N+L का मान इसके लिए कम है तो ये पहले आना चाहिए, और ये एक्चुअल में क्या आता है, पहले ही आता है। ये लीजिए आप, ठीक है। तो ये जो होता है वो एक क्रम होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने का। अगर आपको विषय नहीं हो तो आप इसको याद कर सकते हैं किस प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमें लिखना है, ठीक है। चलिए अब हमें पहले से लेकर कम से कम 40 तक के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो पता होने ही चाहिए। अगर आप सारे याद करते हो तो वो और ही अच्छी बात है। आपने 11वीं 12वीं में पढ़ा होगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को लिखना। अब कॉलेज में भी आप आगे पढ़ोगे, सेकंड ईयर में भी पढ़ोगे, फर्स्ट ईयर में भी पढ़ोगे, तो आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो लिखना आना ही चाहिए। तो अब देखिए हम 40 तक के बता देता हूँ मैं, बाकी आप और देख लेना। चलिए सबसे पहले देखिए आप तत्व बोलता हूँ मैं, तत्व कौन सा होगा, तत्व के बाद इनका प्रतीक क्या होगा, तत्व हो गया, प्रतीक हो गया, इनकी परमाणु संख्या है, और इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। चलिए तो देखिए सबसे पहले परमाणु संख्या किसकी होती है, एक परमाणु संख्या जो होती है वो किसकी होती है, तत्व कौन सा होता है, हाइड्रोजन होता है, ठीक है। और इसका प्रतीक क्या होगा, H होगा। दूसरा जो होता है वो क्या होता है, हीलियम होता है, ठीक है। हीलियम को हम He द्वारा डिनोट करते हैं। तीसरा लिथियम, चौथा आपका होता है बेरिलियम,
ठीक है। 5वां आपका होता है बोरोन, 6वां आपका होता है कार्बन, 7वां आपका होता है नाइट्रोजन, 8वां आपका होता है ऑक्सीजन, 9वां आपका होता है फ्लोरीन और 10वां आपका होता है नियोन। ठीक है, तो ये होते हैं लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना बहुत आसान होता है, केवल आपको पता होनी चाहिए कौन कौन से ऑर्बिटल आते हैं। देखिए इसमें तो एक इलेक्ट्रॉन आना है, तो एक इलेक्ट्रॉन के लिए बस 1s काफ़ी है। दूसरा फिर किस में आएगा, इसमें आएगा। अब s की तो कैपेसिटी कंप्लीट हो गई, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आने हैं, तो 1s कंप्लीट हो गया, तो तीसरा इलेक्ट्रॉन फिर किसके अंदर आएगा, हमें 2s और लेना पड़ेगा। 2s के अंदर एक इलेक्ट्रॉन आ गया। इसके बाद चौथा इसी प्रकार से मैं क्या लिख दूंगा 1s2, 2s में भी क्या जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। 4 हो गए, तो 4 हो गया मतलब इसकी भी कैपेसिटी कंप्लीट हो गई। अब हमें अगला ऑर्बिटल लेना है, कौन सा, 2p लेना है। 1s2, 2s2, 2p फर्स्ट हो गया। ठीक है, फर्स्ट हो गया। अब लास्ट ऑर्बिटल तक आप क्या करोगे, p के अंदर इलेक्ट्रॉन एक एक बढ़ते चले जाओगे और ये कितना हो जाएगा 2p6 हो जाएगा। समझ गए आप, यहाँ पे p फर्स्ट है, फिर p2 आएगा, p3 आएगा, p4 आएगा, p5 आएगा, p6 आएगा। ठीक है, इस प्रकार से आपको इलेक्ट्रॉन भरने हैं। मिनिमम आपको 40 तक के तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कम से कम पता हो, और वैसे कुछ टफ नहीं है। आप एक क्रम आपको अगर पता होगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने का, तो आप आराम से लिख सकते हो, किसी का भी लिख सकते हो। इसी प्रकार से आपको सोडियम है 11 नंबर पे आता है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम। ये ला, तो ये क्या है, आपके सारे के सारे 11 से लेके 20 तक के तत्व हैं। इसको हम Na से रिप्रेजेंट करते हैं, Mg, Al, Si, P, S, Cl, Ar, K, Ca। 11 पे आता है, 12 पे, 13 पे, 14 पे, 15, 16, 17, 18, 19 और 20। ठीक है, अब इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखिए आप, 1s2, 2s2, 2p और 3s। अब देखिए इलेक्ट्रॉन हमें 11 भरने हैं, तो 2 तो पहले इसमें आ जाएंगे, 2 इसमें आ गए, 4 इसकी कैपेसिटी कितनी है 6 की, तो 4 और 6 कितने हो गए 10, बचा कितना 1, तो 1 किसमें आ जाएगा, इसमें आ जाएगा। इसी प्रकार से आप इसका लिख दो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 हो जाएगा। भाई जितने इसके परमाणु क्रमांक हो उतने ही हमें इलेक्ट्रॉन भरने होते हैं। अब आप कैपेसिटी के अनुसार आप इलेक्ट्रॉन, आपको ये ऑर्बिटल लिखने हैं, किसकी कैपेसिटी। अब देखिए आप यहाँ पे 3s में कितना, s में कितना आ सकता है 2 ही आ सकता है, मतलब इसकी कैपेसिटी क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। तो अब हमें नया ऑर्बिटल यहाँ पे लेना पड़ेगा। ठीक है, देखिए 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p फर्स्ट, ये लीजिए आप। इसी प्रकार से 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p2 हो गए।
2s2 2p6 3s2 3p3। इस प्रकार से आप 18 तक चलोगे, 18 तक यही आएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 आ जाएगा। ठीक है, 18 हो गया ना, 2 2 4 और 6 10, 10 2 12 और 6 18। तो इसमें 4 आ जाएगा, इसमें 5 आ जाएगा, इसके बाद 6 आ जाएगा। इसके बाद हमें नया ऑर्बिटल लेना है। नया हम कौन सा लेंगे? नया हम लेते हैं 4s। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1। इसी प्रकार से 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। तो इस प्रकार से आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख सकते हो। नॉर्मल सभी में ऐसा ही चलेगा। अगर मैं 40 तक की बात करूं तो 40 तक केवल 2 ही तत्वों में प्रॉब्लम आती है, और वो कौन कौन से हैं आपकी? देखिए, केवल एक तो आपको ध्यान में रखना है, 24 नंबर पे जो आता है वो क्रोमियम आता है, और 29 पे जो आता है वो आपका आता है कॉपर। ठीक है, Cr और Cu। इन दोनों के अंदर थोड़ा सा डिफरेंट होता है। डिफरेंट क्या होता है कि 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s और 3d। अब देखना आप यहाँ पे, देखिए चॉइस है ना, तो हम कैसे भरेंगे? हमें भरने का क्रम क्या है? 2 2 4 और 6 10, 10 2 12, 12 और 6 18। 18 तो हो गए, बचे कितने? 6। तो 6 में क्या होता है भाई? भरने के हिसाब से हम कैसे भरेंगे? 2 तो पहले इसमें भरेंगे, 4 इसमें भरेंगे। ठीक है, यही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लिखते हैं। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता। वो क्या होता है, यहाँ तक तो सारा कॉमन होता है, लेकिन ये जो आगे वाला है वो 4s2 ना होकर 4s1 हो जाता है, और ये 3d5 हो जाता है। इसका रीजन भी मैंने आपको बताया था कि ये विन्यास कैसा होता है? अर्धपूरित प्रकार का विन्यास होता है। ठीक है, इसी प्रकार से आप कॉपर की बात करोगे, यहाँ तक तो एकदम बिल्कुल सेम होगा, लेकिन यहाँ पे 4s1 हो जाएगा, और यहाँ पे 3d, यहाँ पे होना तो क्या चाहिए? 4s2 होना चाहिए, 3d9 होना चाहिए, लेकिन होता क्या है? 4s1 होता है और 3d10 होता है। ये कैसा विन्यास होता है? ये पूर्ण पूरित विन्यास होता है। ठीक है, तो आपको केवल 2 में ही मेनली ध्यान रखना है, एक तो 24 नंबर पे क्रोमियम का और एक 29 नंबर पे कॉपर का। बाकी के अलावा आप ठीक जैसे मैंने आपको क्रम लिखना बताया है, आप उस हिसाब से सभी परमाणुओं का क्रम लिख सकते हो 40 तक, और किसी में यहाँ पे कोई किसी प्रकार का अपवाद सामने नहीं आता, केवल इन 2 को छोड़कर। ठीक है, तो ये होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। और बाद में देखो क्या होता है, बाद में हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि जैसे आपका ये जो हो गया ना, जैसे आप लिखते हो जैसे हमने 3 नंबर पे लिथियम पढ़ा था, तो लिथियम क्या था कि 3 नंबर पे आता है Li3। ठीक है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमने क्या लिखा था? 1s2 2s2 2p 1s 1s2 हो गया, और एक 2s1 हो गया। ठीक है, तो इसको ये लिखने की बजाय अगर कोई भी तत्व किसी अक्रिय गैस के बाद में अगर आता है, तो अक्रिय गैस वाला विन्यास लिखना आवश्यक नहीं होता। इसको सीधे ही आप अक्रिय गैस के रूप में लिख सकते हो। आपको पता है कि 1s2 किसका विन्यास होता है? 1s2 होता है हीलियम का, तो आप ब्रैकेट के अंदर सीधा ही हीलियम लिख के आप 2s1 लिख सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एक लिखने का एक ये भी तरीका होता है। जैसे आपने अभी पढ़ा था पोटेशियम के बारे में। ठीक है, अब पोटेशियम कितने नंबर पे आया था? पोटेशियम आता है 19 नंबर पे। ठीक है, अब पोटेशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एक तो हम ऐसे लिख सकते हैं, 1s2 है, 2s2 है, 2p6 है, 3s2 है, 3p6 है, फिर 4s1 है।
दूसरा तरीका क्या होता है कि पोटेशियम से जस्ट पहले 18 नंबर पे जो आती है वो ऑर्गन गैस आती है। ऑर्गन गैस क्या होती है? एक उत्कृष्ट गैस होती है। उत्कृष्ट गैस किसे कहते हैं? जो 18वें वर्ग में आती है। ठीक है, 18वें वर्ग में आती है। तो जो भी अक्रिय गैस आती है, अक्रिय गैस वाला जो विन्यास है, अब जैसे ये है 18 वाला, तो ये अक्रिय गैस वाला विन्यास है। अक्रिय गैस वाला विन्यास लिखने की आवश्यकता नहीं होती, आप सीधे ही उस गैस का नाम ब्रैकेट के अंदर लिख सकते हो। तो इनका प्रतीक जो है वो आप ब्रैकेट में लिख दो और सीधा फिर लिख दो 4s1। तो ये भी एक लिखने का तरीका होता है। ये तरीका क्यों अपनाया गया? क्योंकि जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ते चले जाएंगे, ये जो आपकी रो है वो बढ़ती चली जाती है, तो इस रो को एक लिमिट में लिखने के लिए हम सीधा लिख देते हैं कि आर्गन गैस है, आर्गन के बाद 4s1 है। तो आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस प्रकार से भी लिख सकते हो। ठीक है, चलिए अब आगे बात आती है देखिए, जिस प्रकार से आप परमाणु के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हो, जिस प्रकार से आप परमाणु के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हो, उसी प्रकार से आयनों के भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखे जाते हैं। आयनों के भी क्या लिखे जाते हैं? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखे जाते हैं। आयनों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस प्रकार से लिखे जाएंगे? जैसे मान लो Na+ है, ये सोडियम है, सोडियम में से एक इलेक्ट्रॉन को कम कर दिया जाए तो इस पे चार्ज क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर हमें लिखना है तो सेम उसी प्रकार से लिखा जाएगा, लेकिन यहाँ पे जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा जाता है। तो सोडियम में 11 थे, 11 में से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो इलेक्ट्रॉन कितने रह गए? 10 रह गए। तो 10 रह गए तो हम क्या लिख सकते हैं? 1s2, 2s2, 2p6 और 2p6 आ जाएगा। ये आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है वो Na+ का है। ठीक है, इसी प्रकार से आप Cl- का लिखना चाहो तो Cl- का क्या होता है? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p। वैसे तो 5p होता था, 17 पे आता है ये, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन इसने ग्रहण कर लिया तो 5 की जगह वो क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो ये जो होता है, आप आयनों का भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस प्रकार से लिख सकते हो। ठीक है, अब देखिए आप जब हमने आयनों की बात की है तो आप देखिए, एक तो आप लेते हो K+, ठीक है, एक आप लेते हो ऑर्गन गैस और एक आप लेते हो Cl-I। ठीक है, अब इनका तीनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की अगर मैं बात करूं तो इन तीनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है वो एक ही होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होगा वो एक ही होगा। ठीक है, इसका भी क्या होता है? तीनों का सेम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 होता है। ठीक है, ये इनका होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तीनों का सेम होगा, लेकिन इनकी आकार में जो है वो भिन्नता पाई जाती है। ठीक है, आकार में भिन्नता पाई जाती है। इन तीनों की अगर मैं बात करूं, इलेक्ट्रॉन की संख्या तो सेम है, लेकिन जो आकार है वो Cl- का सबसे ज़्यादा होता है और उसके बाद होता है आर्गन का और सबसे कम होता है K+ का। ठीक है, अब ये इस प्रकार से क्यों आया? तो आप नॉर्मली आप ये कह सकते हो कि जो ऋणायन होंगी, अगर कोई भी सम इलेक्ट्रॉनिक तत्व है, मतलब जिनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या समान हो, तो उनमें जो ऋणायन होता है उसका आकार बड़ा होता है और जो धनायन होता है उसका आकार छोटा होता है। क्यों होता है ऐसा? तो आप इसमें देख सकते हो, जैसे देखिए ये है मान लो पोटेशियम, पोटेशियम के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन तो इसमें आ गए, है ना, 1s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है और दूसरे के अंदर कितने हैं? टोटल 8 इलेक्ट्रॉन है। दूसरे कोष में 8 इलेक्ट्रॉन है, तो हम 8 इलेक्ट्रॉन ये बना देता हूँ, 1 2
3 4 5 6 7 और 8, ठीक है। और तीसरे के अंदर भी कितने हैं आपके 8 इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है। 4 और 4 एक और बना देता हूँ, ये लो। तो ये हो गए आपके 8 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए इलेक्ट्रॉन तो तीनों में सेम ही है, लेकिन इनमें फ़र्क क्या होता है। अब देखिए पोटेशियम की अगर मैं बात करूं तो जो नाभिक में प्रोटॉन है वो इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होते हैं। इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर तो आप नहीं कह सकते, आप कह सकते हो परमाणु क्रमांक के बराबर होते हैं, ठीक है। तो प्रोटॉन की जो संख्या होगी, पोटेशियम के अंदर प्रोटॉन की संख्या तो हो जाएगी आपकी कितनी 19, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी 18, ठीक है। इसी प्रकार से आप बात करते हो ऑर्गन की, तो प्रोटॉन तो हो जाएंगे इसके अंदर 18 और इलेक्ट्रॉन भी कितने हो जाएंगे 18। इसी प्रकार से Cl की आप बात करते हो, प्रोटॉन तो हो जाएंगे 17 और इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे 18। तो आप इनमें देखिए यहाँ पे 19 प्रोटॉन है। पोटेशियम की जब बात करते हैं तो 19 प्रोटॉन नाभिक में हैं इन 18 इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने के लिए। मतलब प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा है, तो ज़्यादा होगा तो क्या होगा, आकर्षण बल का मान भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। मतलब प्रोटॉन ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने के लिए, तो इनको आकर्षण बल का मान अधिक होता है, जिसके कारण क्या हो जाता है, साइज कम हो जाता है, आकार छोटा हो जाता है, ठीक है। इसी प्रकार से अगर मैं Cl की बात करूं तो Cl पे आप देखो प्रोटॉन तो है 17, मतलब प्रोटॉन तो है कम और इलेक्ट्रॉन है ज़्यादा। तो प्रोटॉन की संख्या कम होने से यहाँ पे जो ये नाभिक है वो इन इलेक्ट्रॉन पे जो आकर्षण लगाता है वो उतना नहीं लगा पाता जितना यहाँ पे पोटेशियम लगा रहा था। तो पोटेशियम में तो इलेक्ट्रॉन से प्रोटॉन ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन से प्रोटॉन कम है, तो इतना अधिक आकर्षण नहीं लगा पाता, जिसके कारण क्या होता है, साइज में फैलाव हो जाता है, साइज बढ़ जाता है। तो आप कह सकते हो कि अगर आपको 3 सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज दे दी जाए और आपसे ये पूछ लिया जाए कि किसका साइज ज़्यादा होगा, किसका कम होगा, तो धनायन का आकार जो है वो हमेशा क्या होता है, कम होता है, और ऋणायन का जो आकार है वो हमेशा अधिक होता है, ठीक है। तो ये इन तीनों के आकार के बारे में आपको बता दिया। अब अगला इसमें आता है प्रभावी नाभिकीय आवेश, ठीक है।